आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। ये होता क्या है बायो-सेवर्ट का नियम? तो ये टॉपिक को पहले तो जान लो कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जैसे कोई वायर है हमारे पास और उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, कोई भी तार है, ठीक है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और उस तार के पास में कोई पॉइंट रखा है P, ठीक है। तो इसके P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। सपोज दैट जैसे हमारे पास ये कोई पेन, मान लो ये कोई वायर है और ये सीधा है और इसमें जो है कोई आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कुछ दूरी पर मैंने एक दूसरा मार्कर रखा है, तो इसके कारण इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और वो हमें ज्ञात करने के बारे में बताया किसने, बायो-सेवर्ट ने। तो हम बायो-सेवर्ट का रूल देख लेते हैं। क्या इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि अगर कोई r दूरी पर एक बिंदु P रखा है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसको मान लिया कि यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि B मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है, डेल्टा B, और इसके मिडिल की डिस्टेंस r मान ली और यहाँ जो एंगल बनेगा वो मान लिया थीटा, और डेल्टा L लंबाई के छोटे से टुकड़े के कारण, ठीक है, इस तार का एक छोटा सा भाग मान लिया, छोटा अवयव मान लिया डेल्टा L, और इसके कारण इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने कितना माना है, डेल्टा B। हमें इसी डेल्टा B की वैल्यू को फाइंड करना है और डेल्टा B की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम चलेंगे तो हमें याद करना ये है कि इन्होंने कुछ नियम दिए थे, कुछ रूल्स दिए थे कि ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो डेल्टा B हमारा है, पहला रूल इनका ये कहता है कि जो डेल्टा B है, डेल्टा B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तार में जो धारा बह रही है उस पर पूरी तरीके से निर्भर करेगा। मतलब अगर हम धारा को बढ़ाएंगे तो डेल्टा B बढ़ेगा और धारा को घटाएंगे तो डेल्टा B घटेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा लगेगा P पर, और जितनी कम धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम लगेगा। और इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि ये जो लंबाई है, अगर हम तार की लंबाई बढ़ा दें तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, और तार की लंबाई को घटा दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम करते हैं, सबसे पहला रूल लिखते हैं। तो पहले रूल मैंने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब इस बात को अगर हम लिखें इक्वेशन के रूप में तो आ जाएगा जैसे डेल्टा B, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, डेल्टा B, अनुक्रमानुपाती का निशान लगाएंगे और चालक में बहने वाली धारा कौन सी है, I। तो ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो उन्होंने कहा कि चालक की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। मतलब कि जो डेल्टा B है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जो डेल्टा B है वो चालक की लंबाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हमें मिल गया सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलेंगे तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया था थर्ड पॉइंट में कि ये जो थीटा एंगल बन रहा है इसकी जो ज्या होगी, ज्या मीन्स होता है साइन, ठीक है, आर्यभट्ट ने इसे ज्या कहा था, अंग्रेजों ने इसे साइन कहा था। ठीक है, साइन शॉर्ट नेम है, साइन टेंट पूरा नेम होता है, अंग्रेजों ने इसे साइन टेंट कहा था, और आर्यभट्ट ने जब त्रिकोणमिति की खोज की थी तो उन्होंने इसे ज्या कहा था। तो अगर हम बात करें इस थीटा कोण की ज्या यानी कि साइन, तो उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे कि थीटा, कोण थीटा, ठीक है, कोण थीटा की ज्या को साइन कहते हैं, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो वो भी देख लेते हैं, डेल्टा B हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डेल्टा साइन थीटा के होगा। ठीक है, साइन थीटा, इन्होंने बोला थीटा की साइन, तो थीटा की साइन होगी साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा तीसरा इक्वेशन।
अब हम चलेंगे चौथे इक्वेशन की तरफ। तो चौथे इक्वेशन में इन्होंने क्या कहा था कि ये जो बीच की दूरी है इसके इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बीच की दूरी का स्क्वायर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कुल मिला के सीधे तौर पर समझो, बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो ये घटेगा और दूरी अगर घटेगी तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उसके क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे, बीच की दूरी ब्रैकेट में r आप दिखा सकते हो। ठीक है, बीच की दूरी r के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब इसको अगर दिखाया जाए तो कैसे दिखाओगे, डेल्टा b अनुक्रमानुपाती 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इनको हम एक में मिलाकर लिखेंगे। ठीक है, तो इनको एक में मिलाकर लिख लेते हैं। ऊपर मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे, थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहाँ से आप देखो, मिलाकर लिखने पर आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ को मिलाकर लिखने पर, तो इनको हम मिलाकर लिख लेते हैं आपस में। तो सभी डेल्टा बी के बराबर थे, ये भी डेल्टा बी के बराबर था, तो आ जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती। सब देखो, जब किसी भी इक्वेशंस की LHS इक्वल होती है तो RHS अपने आप इक्वल हो जाती है। सबकी LHS डेल्टा बी है, इसलिए RHS इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखो निशान हम वही रखेंगे, ऊपर I है। ठीक है, तो हो जाएगा I इंटू में डेल्टा L इंटू में साइन थीटा और अपॉन में कौन पहुँच जाएगा, तो r², क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा। अब यहाँ से अब काम कर सकते हैं कि ये जो अनुक्रमानुपाती का निशान है इसे आप हटा दीजिए। ठीक है, जैसे ही इसे हटाओगे एक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, μ0/4π इंटू में I डेल्टा L साइन थीटा और अपॉन में r²। अब ये जो μ0/4π है ये एक कांस्टेंट है, यही हमारा आ गया बायो-सेवर्ट का नियम। आप लिखेंगे जहाँ μ0/4π एक नियतांक है, ये एक नियतांक है और इसका मान निश्चित होता है। ठीक है, इसका मान जो है निश्चित होता है, जिसका मान 10⁻⁻⁷, ठीक है, और एम्पियर नहीं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ से ये वाली वैल्यू कैसे आई इसकी, तो इसके लिए आपको समझना चाहिए कि और μ0 क्या है यहाँ पर, तो μ0 जो है निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, फ्री स्पेस की जो खाली स्थान होता है जहाँ कोई गैस नहीं होती, वहाँ की जो चुंबकशीलता होती है वो है चुंबकशीलता। ओके, चुंबकशीलता को हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं, इसे आप इंग्लिश में परमेबिलिटी बोल सकते हैं। तो ये परमेबिलिटी हो गई, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी। ठीक है, इसकी भी वैल्यू निश्चित होती है, इसकी वैल्यू होती है μ0 = 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू निश्चित होती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास μ0 की वैल्यू। तो बात ये होती है कि जब हम यहाँ पर μ0 की वैल्यू ये रखते हैं तो 4π से 4π क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, केवल 10⁻⁷ बचता है। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू डायरेक्टली 10⁻⁷ लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सर इसका यूनिट अगर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है तो इसकी विमा भी बता दीजिए, क्योंकि विमा सूत्र पूछा जाता है μ0 का भी और ε0 का भी। देखो, उधर इलेक्ट्रिसिटी वाले में निर्वात की विद्युतशीलता और इधर चुंबकशीलता। ठीक है, यानी उधर आप ε0 और इधर μ0, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूनिट भी रट लीजिए कायदे से, क्योंकि यूनिट से भी क्वेश्चन उठता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और इनकी विमा से तो मोस्टली फंसता है। ठीक है, तो चलिए आपको यूनिट तो पता ही है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है,
इसका अब हम क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। तो विमा यहीं पर आपको निकाल देते हैं, म्यू नॉट की विमा, म्यू नॉट की विमा, ठीक है। सिंपल सा है, आप न्यूटन की जानते हैं क्योंकि mLT-2 बल का होता है, mLT-2, ठीक है। और एम्पियर को तो जानती हो, A⁻² लिखेंगे, कोई टेंशन। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, सिंपल सा है, mLT-2 A⁻², ये विमा आ गई किसकी, ये विमा आ गई किसकी, म्यू नॉट की विमा आ गई, ठीक है। अगर आपको बल की विमा भी निकालने नहीं आती है तो फिर उसके लिए भी एक उपाय है, ठीक है। उसके लिए क्या है, देखो बल को आप जानते हो F बराबर ma सूत्र होता है, ठीक है, F बराबर ma। तो m को तो हम लिखते हैं कैपिटल M से, ओके। a क्या है, ये त्वरण है, ठीक है। अब आप त्वरण की जानिए क्या होता है, चाल का सूत्र होता है, चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, जबकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर को हम लिखते हैं L से, तो इसकी विमा L हो गई, बटे सेकंड की होती है t², तो LT² आ जाएगी ना, इसकी LT² आ जाएगी किसकी, a की। तो यहाँ से लिखेंगे LT और -2, ठीक है, LT-2। तो अब आप F की निकाल लीजिए, क्या आएगी, F की आएगी mLT-2, ठीक है। तो देखो F यानी कि बल फोर्स, उसकी विमा हमने mLT-2 लिखी है, वही वहाँ पर आई है, ठीक है। तो अगर आपको छोटी छोटी विमाएँ आती हैं तो आप बड़ी बड़ी विमाएँ निकाल सकते हैं, ठीक। ये आपका एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और इसको कायदे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट बताया है, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।